ये छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के दूसरे पेपर राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत कुंभा और गुजरात के संबंधों के बारे में बात करेंगे। मेवाड़ और गुजरात की जो शत्रुता थी वो कुंभा को विरासत में मिली थी। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में इस बारे में बात की थी कि 1433 में गुजरात के शासक अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था और राजा मोकल, महाराणा मोकल उस आक्रमण के लिए अहमद शाह का रास्ता रोकने के लिए चित्तौड़ से रवाना हुए थे और जीलवाड़ा में अपना शिविर लगाया, वहीं उनकी हत्या कर दी गई थी। उस समय अहमद शाह चित्तौड़ के स्थान पर नागौर चले गए और नागौर पर के शासक फिरोज़ खां ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसके बाद मेवाड़ को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाए बिना अहमद शाह वापस अहमदाबाद चले गए और उसके बाद अहमद शाह आंतरिक समस्याओं में उलझ गया और उसे मेवाड़ पर पुनः आक्रमण करने का समय नहीं मिला। अगस्त 1442 में सुल्तान अहमद शाह की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। उसके समय में भी इतने विद्रोह हुए कि उसे मेवाड़ पर आक्रमण करने का समय नहीं मिला। 1451 में उसकी मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन अहमद शाह गुजरात का नया शासक बना, जिसने 1459 तक शासन किया। उसके बाद कुछ समय तक उसका चाचा दाऊद शाह ने शासन किया और दाऊद शाह के बाद मोहम्मद शाह द्वितीय का लड़का फतेह खां सुल्तान बना, जो कि भारतीय इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसके समय में कुंभा को गुजरात के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस तरह से हम ये देखते हैं कि कुंभा के शासनकाल में गुजरात के 5 सुल्तानों का सामना कुंभा को करना पड़ा। दोनों ही शासकों के मध्य संघर्ष का कारण दोनों की विस्तारवादी नीति थी। दोनों अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता का विकास करना चाहते थे और गुजरात का जो प्रभाव था नागौर तक था और नागौर का जो राज्य था वो गुजरात के अंतर्गत आता था। और इसी नागौर के प्रश्न के कारण मेवाड़ और गुजरात के मध्य संघर्ष हुआ। जो नागौर की राजनीतिक स्थिति थी वो महत्वपूर्ण थी। नागौर के शासक फिरोज़ खां ने गुजरात की अधीनता को स्वीकार कर ली थी। 1451-52 में फिरोज़ खां की मृत्यु हो गई और उसके बाद नागौर के सिंहासन को लेकर के उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में एक तरफ फिरोज़ का भाई मुजाहिद खां था और दूसरी तरफ फिरोज़ का लड़का शम्स खां था। मुजाहिद खां ने शम्स खां को पराजित करके नागौर पर अपना कब्जा जमा लिया और यह जो शम्स खां था वह भाग करके कुंभा के आश्रय में चला गया और उसने नागौर का राज्य प्राप्त करने के लिए कुंभा से सहायता मांगी। कुंभा के लिए इससे बढ़िया अवसर कोई भी नहीं था कि इस प्रकार वह नागौर पर भी अपना प्रभाव और अधिक स्थापित कर सकता है। उसने शम्स खां को इस शर्त पर सहायता देना स्वीकार किया कि नागौर का शासक बनने के बाद शम्स खां ना तो नागौर की किलेबंदी करेगा, ना दुर्ग की किलेबंदी करेगा और किले की 3 बुर्जियों को नष्ट कर देगा। क्योंकि शम्स खां को आवश्यकता थी तो शम्स खां ने उस समय राणा की दोनों शर्तों को मान लिया और कुंभा की सहायता से उसने नागौर पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। कुंभा के आगमन की जैसे ही सूचना मिली, मुजाहिद खां नागौर से भाग गया। नागौर के बाद वो
मुजाहिद खां मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया और इस तरीके से शम्स खां नागौर का शासक बन गया। और जैसे ही कुंभा वापस लौटा, शम्स खां ने संधि की शर्तों का उल्लंघन कर दिया। उसने नागौर की किलेबंदी प्रारंभ कर दी, दुर्ग की मरम्मत करानी प्रारंभ कर दी। इससे कुंभा बड़ा नाराज हुआ और वो अपनी सेना लेकर नागौर की ओर रवाना हुआ। महाराणा के सैनिक प्रयाण की सूचना मिलते ही शम्स खां नागौर की सुरक्षा का दायित्व अपने विश्वस्त अधिकारियों को सौंपकर गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से सहायता की याचना करने के लिए अहमदाबाद पहुंच गया और वहां जाकर उसने अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन के साथ कर उसे अपने समर्थन में कर लिया। इस तरीके से अब मेवाड़ और गुजरात के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। कुतुबुद्दीन ने तुरंत अपने 2 सेनानायकों अमीर चंद पायक और मलिक गदाई के नेतृत्व में अपनी सेना शम्स खां की सहायता के लिए भेज दी। शम्स खां इस सेना के साथ कुंभा के मुकाबले के लिए आ गया और यहाँ यह कहा जाता है कि कुंभा ने इन शत्रुओं को बुरी तरह से पराजित किया और इस युद्ध में आसपास के जो मुस्लिम इलाके थे उनको जीता गया, मस्जिद को तोड़ा गया और कीर्ति स्तंभ में इस युद्ध के लिए जो कीर्ति प्रशस्ति लिखी गई है उस प्रशस्ति के अनुसार राणा ने नागौर में मस्जिद को जलाया, किले को तोड़ा, खाई को भर दिया, खजाने से विपुल रत्नों का संचय किया, यवनियों को कैद कर लिया और यवनों को दंड दे दिया। इस प्रशस्ति की सभी बात को पूरी तरीके से सही नहीं माना जा सकता क्योंकि यह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, किंतु जैसा भी हो कुंभा के द्वारा इस युद्ध में नागौर और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया गया था। या ये कहिए कि हालांकि नागौर पर कुंभा ने अधिकार नहीं किया क्योंकि इस समय कुंभा को मंडोर के शासक जोधा राठौड़ के जो आक्रामक गतिविधियां थी उनकी भी चिंता थी और इसलिए उसके जो मेवाड़ के ऊपर क्षेत्रों पर जो आक्रमण की संभावनाएं थी उनके चलते कुंभा ने नागौर पर अधिकार नहीं किया और वह वापस अपने राज्य में आ गया। कुंभा के हाथों शम्स खां और गुजरात की मुस्लिम सेना को जो पराजय मिली उससे कुतुबुद्दीन की प्रतिष्ठा को बहुत ही आघात पहुंचा। इसलिए अब 1456 में कुतुबुद्दीन ने एक शक्तिशाली सेना के साथ चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया और जब वह रास्ते में कुंभलगढ़ की ओर बढ़ रहा था तभी आबू के पास सिरोही के अपदस्थ शासक देवड़ा शासक कंथादेव ने कुतुबुद्दीन की सेवा में उपस्थित होकर अपना पैतृक राज्य महाराणा से दिलवाने की प्रार्थना की, जिसके लिए कुतुबुद्दीन ने अपने सेनानायक इमादुल मुल्क को आबू जीतने का दायित्व सौंपा और खुद कंथादेव के साथ सिरोही की तरफ बढ़ गया। कुंभा की सेना ने इमादुल मुल्क को बुरी तरह से पराजित कर दिया और जैसे ही यह सूचना कुतुबुद्दीन को मिली उसने उसे अपने पास बुला लिया और शीघ्र ही वह कुंभलगढ़ की ओर बढ़ा। इस समय कुंभा मांडलगढ़ में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के साथ संघर्ष में व्यस्त था, किंतु मौके की नज़ाकत को देखते हुए कुतुबुद्दीन के कुंभलगढ़ पहुंचने से पहले ही कुंभा कुंभलगढ़ पहुंच गया और इस समय जो संघर्ष हुआ उसको लेकर के मुस्लिम इतिहासकारों और राजस्थानी इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। जहां फरिश्ता जैसे इतिहासकार ये कहते हैं कि राणा पराजित हुआ और उसने बहुत सारी धन संपदा दे करके सुल्तान
को भेजा, प्रसन्न किया और भविष्य में नागौर पर आक्रमण ना करने का वचन दिया। राजस्थानी स्रोत कहते हैं कि जिनमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया प्रमुख है, वो ये कहते हैं कि इसमें कुंभा ने सुल्तान को करारी पराजय दी, जिससे कि वापस लौट गया। हो सकता है कि परिस्थितियों को देखकर दोनों ने सुरक्षात्मक तरीके से इस युद्ध को किया हो और इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाया हो। उसके बाद फरिश्ता के मतानुसार जब कुतुबुद्दीन कुंभलगढ़ से वापस लौट रहा था तो रास्ते में ही उसे मालवा का शासक महमूद खिलजी का राजदूत ताज खां मिला, जिसने कुतुबुद्दीन के सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना मालवा और मेवाड़ मिलकर के कुंभा पर आक्रमण करें, जिससे अगर दोनों मिलकर के यह कार्य करेंगे तो कुंभा की शक्ति को समाप्त करना आसान हो जाएगा। और साथ में यह प्रस्ताव भी रखा गया महमूद खिलजी की तरफ से कि जब वो दोनों जीत जाएंगे तो मेवाड़ के दक्षिण का भाग गुजरात अपने में मिला लेगा और अहिरवाड़ा का भाग मालवा मिला लेगा, और इस तरीके से दोनों के बीच में चंपानेर की संधि हुई। और इस संधि के पश्चात कुतुबुद्दीन एक बार पुनः चित्तौड़ की ओर रवाना हुआ और आबू पर अधिकार करते हुए दूसरी तरफ से मालवा का महमूद खिलजी भी मेवाड़ की ओर रवाना हुआ। और ऐसा फरिश्ता कहता है कि दोनों सुल्तानों के आगे कुंभा को पराजित होना पड़ा और उसे विपुल धनराशि देकर वापस भेजना पड़ा, जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया कहती है कि इसमें कुंभा द्वारा दोनों सुल्तानों को पराजित कर दिया गया। संभवतः दोनों ही शासकों यानी कि गुजरात के कुतुबुद्दीन और मालवा के महमूद खिलजी का एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं था। दोनों ने मिलजुल के योजना नहीं बनाई होगी और दोनों ही मेवाड़ के विभाजन को लेकर के एक दूसरे के साथ नहीं रहे होंगे, इसलिए दोनों ही इधर उधर के क्षेत्रों में लूट मार करके वापस लौट गए होंगे। इस चीज़ की पुष्टि तारीख़ अल्फ़ी से भी होती है और इस तरह से दोनों ने अलग अलग शायद समझौता किया और यह युद्ध भी या यह जो संघर्ष है वह भी अनिर्णित सा रहा। कुतुबुद्दीन ने बार बार मेवाड़ पर आक्रमण किया किंतु उसे किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिली। 1459 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए गुजरात में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई, जिसके कारण मेवाड़ पर कोई गुजराती अभियान नहीं हुआ। कुतुबुद्दीन के बाद उसका चाचा दाऊद खां सिंहासन पर बैठा, किंतु वह अपने सरदारों का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाया और गुजराती सामंतों ने शम्स खां और उसकी पुत्री को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद दाऊद खां को सिंहासन से हटाकर फतेह खां को सुल्तान बना दिया गया, जो कि महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महमूद बेगड़ा या फतेह खां 14 वर्ष की अवस्था में शासक बना था और क्योंकि वो अल्पवयस्क था तो प्रारंभ के 4-5 वर्ष अपने वजीर इमादुल मुल्क की देखरेख में रहा और 1463 के बाद वह स्वतंत्र रूप से शासन चलाने लगा। इस बीच में दोनों के बीच किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं हुआ, केवल गिरनार को लेकर के दोनों पक्षों के मध्य थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि गिरनार सौराष्ट्र का जो छोटा सा क्षेत्र था, गुजरात या महमूद बेगड़ा उसे अपने राज्य में मिलाना चाहता था और इस क्षेत्र पर कुंभा का दामाद शासन करता था। 1464, 1466 और 1467 3 बार महमूद बेगड़ा ने गिरनार पर आक्रमण किया और कुंभा की सैनिक सहायता के कारण तीनों बार गिरनार के शासकों ने बेगड़ा के आक्रमणों को विफल कर दिया।
संभवतः दोनों ही शासक एक दूसरे के सामने जो सम्मुख युद्ध था उसे टालना चाहते थे और इसलिए दोनों के मध्य कोई सीधा संघर्ष नहीं हुआ और कुंभा की मृत्यु के बाद ही बेगड़ा गिरनार को जीतने में सफल हुआ। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि गुजरात के साथ कुंभा के जो संबंध थे वो संघर्षपूर्ण तो रहे, लेकिन दोनों का आमने सामने एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का सीधा बड़ा संघर्ष नहीं हुआ, जिस प्रकार का संघर्ष हमें मालवा के साथ कुंभा का दिखाई देता है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कुंभा ने जो अपनी युद्ध नीति और कूटनीति और दूरदर्शिता से मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बना लिया। कुंभा ने अपने कुशल नेतृत्व, रणचातुर्य और कूटनीति से मेवाड़ में न सिर्फ आंतरिक शक्ति बल्कि समृद्धि की भी स्थापना की और अपने बाहरी शत्रुओं से भी मेवाड़ की सुरक्षा बनाए रखी। और इस तरीके से हम कुंभा की इन राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में हमारा आज का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। हम अपने अगले लेक्चर में कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।